नमस्कार देवेंद्र सर। कुछ क्वेश्चन है। मैं एजुकेशन का आपका वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी पहले से सोच रहा था करूँगा करूँगा, पर वो एजुकेशन का वीडियो हमसे हो नहीं पा रहा था। तो अभी कोशिश किए हैं और कुछ क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में कि आज मैं देखता हूँ कि बच्चों को कुछ पता नहीं है, पेरेंट्स को भी कुछ पता नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, और तरह तरह का चीज़ ट्राई करते हैं, उसमें अनसक्सेस होते हैं तो दुखी होते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं है कि बच्चों को करना क्या है, पेरेंट्स को भी नहीं पता है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते। और दो जो बात आपने पूछी ना कि आजकल पेरेंट्स को पता नहीं है और बच्चों को पता नहीं है, एक्चुअली बच्चों को कभी पता रहा ही नहीं, ज़िंदगी में कभी किसी को पता नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप सोचेंगे अपने हिसाब से, बच्चा सोचेगा अपने हिसाब से। माँ बाप बच्चे के हिसाब से तब सोचेंगे जब बच्चे को समझते हों। बच्चे को समझने के लिए माँ बाप के पास उतना ज्ञान होना चाहिए कि दूसरे इंसान को समझा कैसे जाता है, और बच्चे को तो समझ में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो तो माँ बाप से भी कम उम्र का है। तो ये सवाल एक्चुअली सही नहीं है कि बच्चे को पता नहीं है कि क्या करना है। असली सवाल, या फिर इसका जवाब, मैं इसको सवाल को अगर ठीक भी मान लें, इसका असल जवाब क्या बनेगा कि इंसान को ये भले ही ना पता हो कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं करना है। और जीवन में कोई ऐसी तो बात है नहीं है कि इस पॉइंट को आप सक्सेस बोलेंगे। एक डीएसपी लग गया है बंदा, पता चल रहा है कि वो सुसाइड कर रहा है। एक आईएएस बन गया है, पता चल रहा है कि सुसाइड कर रहा है। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अरबों रुपए की संपत्ति है, कई सौ करोड़ रुपए हैं, फिर भी पति पत्नी में अनबन और वो तलाक ले रहे हैं। पूरी दुनिया भर का फेम है, लोग सक्सेसफुल बोल रहे हैं, फिर भी वो हैप्पी नहीं है। तो सक्सेस का पैमाना, लोगों ने अगर पैसा ले लिया है तो वो तो वेश्या के पास भी है जो अपना शरीर बेच रही है। यदि नौकरी मानोगे तो वो तो 1% से ज़्यादा किसी को मिलनी ही नहीं है, 0.1% से। यदि आप हैप्पीनेस मान के चलोगे, उसका तो लोगों को पता ही नहीं है मतलब क्या आप हो ये जाए। कह रहे हैं कि हम नौकरी को सक्सेस माने तो वो 1% से भी कम है। 1% 99% तो है ही नहीं कुछ भी। अभी मौजूदा समय में टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 4 या 5% लोग नौकरी पर हैं, और हर साल जो लोग रिटायर होते हैं, जो नई ये भर्तियां 4-5% निकलती हैं, आप प्राइवेट और टोटल, सब बोल हाँ रहे हैं? टोटल। ठीक है। अब थोड़ा सर्विस सेक्टर थोड़ा बड़ा है तो उसको थोड़ा बड़ी कंपनियां हो गई तो उनके एम्प्लॉयज़ को काउंट कर लेते हैं। बट यदि आप काउंट करते हो हर साल कितने बंदे नौकरी मतलब करेंगे, कितने बंदों को, नए लोगों को जॉब मिलेगी, तो उसमें जितने लोग अप्लाई करते हैं, यानी एलिजिबल हैं, एलिजिबल तो बहुत से अप्लाई नहीं करते। जैसे मान लो ग्रेजुएशन बेस पर कोई नौकरी निकली, मैं भरूंगा नहीं, तो इसका मतलब एलिजिबल तो मैं हूं लेकिन भर नहीं रहा हूं। पर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिनको वो नौकरी चाहिए, उसके मुकाबले जिनको वो नौकरी मिलती है, उसका जो प्रतिशत है वो 0.01% से भी कम है। इसका मतलब यदि नौकरी आपके जहन में है कि नौकरी पाना सक्सेस की गारंटी है, तो 99.9% जो है वो गारंटी रहेगी फेलियर की। उनको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि परसेंट सीट ही इतनी ज़्यादा कम है। मतलब इस पे मैं तो पर्सनली बोलना चाहूंगा। मैं हाँ, अपने दोनों बच्चों को बोला कि कोई भी नौकरी तैयारी नहीं करना है, हाँ, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा है। हाँ, तो जहाँ 9% फेलियर, 99.09% फेलियर हो, हाँ, तो मैं उस वैसे काम में जाने का क्या बच्चों को मतलब क्यों है। झोंकूंगा? हाँ, तो तो मैंने झोंका नहीं। आपने तो कर दिया ये, क्योंकि आपको समझ आ गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि इंसान का जीवन मिला, आदमी को ये भी मैं नहीं। किसी भी नौकरी का मतलब बोल रहा हूँ, प्राइवेट भी नहीं, हाँ, सरकारी भी नहीं। हाँ, बात मैंने नौकरी की बच्चों को है। बोला तुमको क्या करना है, हाँ, तुम भले ही उसमें 25,000 50,000 कमाना, वो फिर भी सक्सेस है कि या 25,000 तो 10,000 मिल गया, कमा लो। 10,000 तो मिल गया ना। और वहां 99% आप बोलते हैं कि फेल्योर है, तो वहां तो 10,000 भी नहीं कमा पाएगा फिर देखो, वो। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। इंसान को क्या करना है, इंसान को परमात्मा ने जब धरती पर भेजता होगा, इंसान, मुझे पूरा यकीन है वो ये तो नहीं कहता होगा कि तुमको जाकर नौकरी करनी है। क्योंकि नौकर जो है उसको भी उसी परमात्मा ने बनाया, और जो नौकरी पर रख रहा है उसे भी परमात्मा ने बनाया। तो ऊपर जाकर के परमात्मा ये कैसे कहेगा तुम अपने दूसरे भाई को नौकर रख लेना। वो एक ही, अगर बाप की सबको संतान बराबर ही है तो बना। सब हाँ। बराबर हैं। तो एक आदमी दूसरे का नौकर कैसे हो गया, और वो उसका कैसे शोषण कर सकता है? पहला बिंदु ये है। हाँ, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, महत्वपूर्ण काम है।
यानी काम इंपॉर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट है। ना कि नौकरी या बिजनेस या पैसा। काम इंपॉर्टेंट है। काम कौन सा करे? मान लो आप सुबह उठते ही आपको सर्दी लग जाए, कांपने लग जाओ, गुस्सा हो जाओ, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ कि हाय अब मुझे इस नौकरी पे जाना पड़ेगा, ऐसे काम का करना क्या है? मीन्स, क्योंकि देखो 8 घंटे आप सोने पे अगर गुजार रहे हो और 2 घंटा कहीं ट्रैवलिंग या आने जाने में बिताते हो, 10 घंटे हो गए, और फिर 2 घंटे आप अपने नित्य क्रिया में गुजारते हो, 12 घंटे हो गए। तो ज़्यादातर लोग 8 से 12 घंटे काम करते हैं, यानी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जागते हुए लगभग 80 से 90% हिस्सा आदमी काम के लिए डिवोट करता है, वो जो भी काम करता है। यदि वो काम करके खुश नहीं है तो इसका मतलब पूरी जिंदगी उसने दर्द और दुख में काट दी। काम करके खुश नहीं है तो इसका दूसरा मुझे लगता है फैक्टर ऐसे भी है कि फ्राइडे जो बहुत झूमने लगता है, हाँ, नाचने हाँ, लगता है, हाँ, और सैटरडे अब संडे फ्राइडे को ऐश सैटरडे, करता है वो, इसका मतलब वो बंदा सही जगह उसका काम नहीं मतलब कर सही जगह काम नहीं कर रहा। क्योंकि काम करने वाले आदमी के लिए, जैसे मान लो हम जो काम करते हैं, मैं जो काम करता हूँ, उसमें मेरा कोई संडे नहीं पता ही होता, नहीं चलता कोई होगा संडे मंडे, कब बीत मुझे गया। पता ही नहीं होता कि आप दूसरों से पूछते होंगे आज तारीख कौन सा और- दिन है। हाँ, तारीख और दिन का पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आप यार जिस दिन काम नहीं कर रहे हैं उस दिन दुखी हो रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। जो काम करने में आपको मजा आ रहा है वो करना इंपॉर्टेंट है। अब उसके दो रास्ते हैं, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बात को समझना सिखाता हो कि कौन सा काम करना है वो कैसे ढूंढे, या फिर आपको बदल कर ही देखना पड़ेगा। पहले ये करवा के देख लो, ये कर। अब छोटे से उम्र है, बचपन में बच्चे को आप सब चीज़ें करा दो, क्या दिक्कत है? खाली पड़ा है बच्चा। शहर में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी नाम का कोई चीज़ नहीं होती, वीडियो गेम और टीवी में उलझे पड़े रहते हैं। आप उनको बिना रिजल्ट की कामना किए, बिना ये सोचे कि ये बच्चे से बड़ा होकर के हमने क्या नतीजे निकलवाने हैं, आप उनको अलग अलग कामों में क्यों नहीं लगा देते हैं? भेजिए उनको अलग अलग जगह पर सीखने के लिए, माहौल देने के लिए। जस्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उन बच्चों को कहना है कि तुमने ये करना है। सर मैं ये शहर का बात छोड़ देता हूँ, शहर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, पेरेंट्स का समय नहीं है। क्या ये गांव में पॉसिबल हो सकता है कि अलग अलग काम कराया जाए? सब जगह क्या possible कराया है। जाए? हम शहर का बात नहीं ये करेंगे। सब जगह पॉसिबल है, शहर में भी पॉसिबल है और गांव में भी पॉसिबल है, क्योंकि तरह तरह के काम करने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। वो उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्या करें, वो अलग इशू आ जाएगा, वो तो बहुत मतलब गहराई में चला जाएगा। अभी मोटे तौर पर आप कुछ भी कि एक मान लीजिए आप खेलने के लिए एग्जाम्पल है, गांव में कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर होगा सीनियर, आप उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि आप इनको खेलना सिखाओ यार, खेल ये खेल ले प्रॉपर खेल ले, मतलब जो अपना खेल खेल रहे हैं जिसमें फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना और उन सब चीज़ों के ऊपर काम होता हो। किसी बच्चे को गाने सुनने का बहुत शौक है तो गाना बजाना सीख सकता है, किसी बच्चे को नाचने का बहुत शौक है तो नाचना ही सीख सकता है। नृत्य मतलब इतने सारे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नाट्य कला आती हैं ज़बरदस्त तरीके से, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको वैसे ही नौटंकी करनी है हिप हॉप के टाइप का। फिर आप चित्रकला सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग सीख सकते हैं, खेत में जा सकते हैं आप, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बहुत से कामों में मैंने देखा है अपने बुज़ुर्गों को इस मामले में बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हुए। वहाँ पर ये होता था, बुज़ुर्गों ने एक बात बोल रखी है पूरी फैमिली को या छोटे बच्चों को कि तुमको कुछ करना है। वो बोलेगा मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ठीक है मत जाओ, तुम एक काम करो, डंगरों को ले जाओ सुबह सुबह जंगल में और शाम को लेके आओ। अब वो जाके हफ्ता भर में कहता है मुझे ये भी नहीं करना है, तो क्या करना है फिर? तुम बताओ क्या करना है? करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये नहीं है कि नहीं। मतलब जब जिस जगह पर जाकर आपका मन ये करे हाँ इस काम में मजा आ रहा है, वो कर लो, क्या दिक्कत है? तुमको खेलने में मजा आ रहा है तो खेलना ही प्रॉपर सीखना चालू कर दो ना, खेलना ही शुरू कर दो। मीन्स एक तो ये तरीका है कि बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, नए तरह तरह की चीजें करके देखो और जहां पे फील होता है उसको कर लो। उससे कैसे पैसा कमाना है, उससे कैसे घर चलाना है, उससे कैसे जीवन चलेगा, उससे कैसे मतलब आगे आप बढ़ोगे, ये माँ बाप का काम है माहौल देना। कि भाई बच्चे को पसंद है बोलना, तो उसको प्लेटफॉर्म कैसे अरेंज करना है, बोलने वाली जगह कैसे जाना है, स्टोरी टेलिंग में जाना है कि भाषण डिक्लेमेशन में जाना है, क्विज कॉम्पिटिशन्स में जाना है,
किसी को रिप्रेजेंट करने जाना है, बोलने के बहुत सारे काम है, ट्रेनर का काम है, ट्रेनिंग के काम है कंपनियों में, पता नहीं दुनिया ध्यान में। जिस बच्चे को जो पसंद है बैठ कर करना, बैठ के, नेचर पसंद है, नेचर में, कंक्रीट के जंगल पसंद है, वहाँ जहाँ जिसको जो पसंद है और उसको उस दिशा में लेके जाया जा सकता है। तो माँ बाप के लिए ये पता होने से ज़्यादा, मतलब कि भाई बच्चा क्या करेगा, ये पता होना और उसको स्वीकार करना ज़रूरी है, क्या नहीं करेगा जिसमें उसका मन नहीं लग रहा है। फिर उस किस चीज़ में मन लगेगा वो रास्ता प्रोवाइड करना, वो माहौल देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। वहाँ अगर माँ बाप फेल होता है उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है सर मेरा कि आज जैसे बच्चों को हम मानते हैं कि सक्सेस हो जाए, सबका पेरेंट्स का यही दिक्कत होता है कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं, और उन्होंने कंपटीशन दे करके अच्छा पैकेज करके नौकरी हासिल कर लिया, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं सोसाइटी, पेरेंट्स को भी लग गया, फैमिली मेम्बर में भी धुआंधार एकदम ताली बज गया कि भाई बड़ा अच्छा कर दिया। लेकिन बच्चे खुश नहीं, वहाँ पहुँच के भी वो घर जब आते हैं तो वो खुश नहीं है। जो बचपन में चाहक होता था बेटे का या बेटी का, नौकरी से आते थके हारे रहते हैं, सोए हैं तो सोए रहते हैं, मतलब वो खुश नहीं है। लाखों का पैकेज है पर खुश नहीं है, उसका क्या कारण है? हमारे दिमाग में 10 लोब्स होते हैं, उन 10 लोब में न्यूरल कनेक्शन बनता है। उस कनेक्शन के ज़रिए हमको थॉट्स आते हैं और विचार आते हैं और आइडियाज़ आते हैं। वही कनेक्शन ऊपर से यानी कुदरत से हमको कनेक्ट करता है, वही पाइनियल ग्लैंड के ज़रिए, और वो ऊर्जा आती है हमारे पास किसी भी काम को करने की, जिस काम के लिए हमको पैदा किया गया है। यदि आप उस काम में उस ऊर्जा को नहीं लगाओगे तो वहाँ बांध बन जाएगा, ऊपर वो ऊर्जा रिलीज नहीं होगी तो नया कुछ नहीं आएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगी, वहीं के वहीं ठहर जाओगे। तो वो जो ऊर्जा आ रही है उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को उसी दिशा में काम करना इम्पॉर्टेंट है जिस दिशा में काम करने के लिए परमात्मा ने उसे बनाया है। अगर उसको फिजिकल वर्क करने के लिए बनाया है तो वो रिक्शा चला के भी खुश रह लेगा, लेकिन उसको फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं बनाया है तो वो खेल कर भी दुखी हो जाएगा। अगर उसको फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं बनाया है तो वो रिक्शा चलाना दूर की बात है, खेल कर भी दुखी होगा। वो कहेगा मुझे खेलने नहीं जाना है। मतलब खेल तो यार एंजॉयमेंट का साधन होना चाहिए, बट लेकिन वो भी नहीं करेगा क्योंकि वो फिजिकल का वहाँ पे 8 लोग जो है नहीं है, वहाँ पे एनर्जी पुंज ज्यादा नहीं है, वो नहीं है उसके पास, तो वो खर्च कहाँ करेगा जो उसके पास है ही नहीं कुछ। मीन्स जो ऊर्जा आ रही है, जिस काम के लिए कुदरत ने पैदा किया है, उसी काम पर बच्चे को लगाना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब वो वही काम करेगा, उसी तरह के काम करेगा जिस तरह के काम के लिए कुदरत ने उसको बनाया है, तो खुश रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आपके पास आप कहोगे यार मजबूरी है, मेरे पास तो सिर्फ शीशा ही था, तो शीशे का आप गाड़ी का टायर कैसे बना लोगे, रिम कैसे बना लोगे? शीशे से तो आप शीशे का ही चीज बनाया जा सकता है। तो बच्चे को परमात्मा ने लकड़ी बनकर पैदा हुआ है, वो लोहा है, वो फौलाद है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइट, मतलब वो कांच है, रबड़ है, कागज है। मतलब ये समझें कि 8 लोग जो है, कांच का भरमार है, वो अलग, तांबा का भरमार है, चांदी का भरमार है, तो उसी चीज से बनेगा, उसी का यूज होगा, उसका वही यूज होना है। अगर गेम का एनर्जी पुंज है तो गेम में जा सकता है। गेम में जिसके पास गेम की एनर्जी होगी उसके पास खेत में काम करने की भी होगी, उसके पास दौड़ने की भी होगी, उसके पास रिक्शा चलाने की भी होगी, उसके पास कसी चलाने की भी होगी, उसके पास दंड बैठक मारने की भी होगी, उसके पास वो हर वो काम होगा। यानी वो क्षत्रिय पैदा हुआ है, सिंपल उसको ऐसे बोल सकते हो। और किसी के पास म्यूजिकल का एनर्जी पुंज ज्यादा है तब, हाँ, तब वो म्यूजिकल का है तो संगीत से जुड़ी चीजें करेगा वो। अब संगीत में भी कितने सारे ऑप्शंस है, आप संगीत बनाना सीखो, आप संगीत बजाना सीखो, आप गाना सीखो, आप संगीत के इंस्ट्रूमेंट बनाना सीखो, आप संगीत की एग्जीबिशंस करना सीखो, आप संगीत के सामान की दुकान खोलकर बेचना चालू कर दो, आप संगीत को रिपेयर करना चालू कर दो, आप संगीत की एकेडमी खोल लो, आप संगीत को सिखाओ दूसरों को, और कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये तो थोड़ी चीज़ें बताई मैंने अब। अच्छा, किसी बच्चे जैसे मेरी बेटी है, वो 2-3 लैंग्वेज जान रही है, तो इसका मतलब उसके खोपड़ी में जो है कौन सा एनर्जी पुंज ज़्यादा है? जो मैं सोचता हूँ कोरियन कैसे देख रही है, पिक्चर देख रही है, समझ भी रही है, वो कभी कोई जाना नहीं कोरियन लैंग्वेज, और उनके खोपड़ी में क्या है? फिर देखो, जिन बच्चों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनका लिंग्विस्टिक हाई होता है, उनका मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूजिकल भी हाई होता है, वो गाने सुनने का भी शौक होगा उसको खूब, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट क्या रहता है, अगर उनकी आवाज़ सही है तो उनका सिंगिंग का प्रोफेशन
या संगीत में उनको डालना बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो संगीत को समझें, संगीत को समझें। समझते तो वो ऑलरेडी हैं, कुदरत ने उनको दिया हुआ है, जहाँ अच्छा संगीत नहीं होगा वहाँ वो नहीं देखेंगे। फिर उस संगीत को अगर वो सोचो जो चीज़ दूसरे की बनाई हुई वही इतनी खुशी दे रही है, सोचो अगर वो बच्चा खुद बनाएगा तो कितना मज़ा आएगा उसको। मतलब इतना एक कैलकुलेशन करने की बात है कि उस बच्चे को यदि उस चीज़ का एक्सपोजर अपने हाथ से बनाना आ जाए तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वो बेस्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल लैंग्वेज अगर सीख रही है तो बहुत अच्छी राइटर होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत सारे अच्छे ट्रांसलेटर्स होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत सारे काम करने के लिए उनके पास टैलेंट होता है। तो बात सर यहाँ पे आके फंस जाता है पेच कि अब बच्चों के खोपड़ी में 8 लोग आपने बताया, जो जहाँ पे एनर्जी है वो उस काम के लिए बनाए, पता कैसे चले पेरेंट्स को? वो पेरेंट्स तो जानना चाहते हैं कि हमें पता चल जाए, हम इसी डायरेक्शन में भेजना शुरू कर दें। 2 रास्ते हैं इसके, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, सीधा कोई आए और बता दे तो मैं इसी काम को करता हूँ बेसिकली। मेरा एक बच्चे के बारे में बताने की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया है और 2 साल की वेटिंग। मतलब अब मान लीजिए आपने 1.5 लाख फी लिया, हाँ, बताया और सक्सेस नहीं हुआ उस रास्ते पे, तो 1.5 लाख रुपया रिफंड करेंगे आप? देखो मान लो बच्चे की उम्र है 15 साल, मैं आपके बच्चे के बारे में आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, बिना कोई सवाल पूछे मैं उसके पूरे 15 साल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। यदि वो 100% सही है तो मुझे आगे का भी पता है, तब मैं गाइड करूंगा। वो गाइड करके उसको माहौल देना माँ बाप का काम है। माहौल नहीं दिया तो मेरी गलती नहीं है। माहौल दिया तो आप कितना परसेंटेज मानते हैं कि सक्सेस करेगा? अभी तक का जो मेरा सक्सेस का जो रेट रहा है वो 100% रहा है। 100 माने 100। मतलब आपने बताया, उन्होंने माँ बाप ने काम उन किया, पे लगा दिया। साल भर के अंदर माँ बाप को इतना जबरदस्त, साल भर मैंने जानबूझ के बहुत ज्यादा समय लिया है, 2-4 महीने में ही दिन रात का अंतर बच्चे में आना चालू हो जाता है। चेहरे पे चमक, काम में एनर्जी, मतलब बॉडी में एनर्जी, जबान में मिठास, काम के प्रति लगन अपने आप बढ़ जाती है अगर बच्चे को वही मिल रहा है जो उसके लिए बनाया, जिसके लिए दिया है। माँ बाप वो कर ही नहीं रहे हैं। मान लो किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के साथ में शुरू में ज़्यादा डिक्टेटर बन करके बचपन में ही रिश्ता खराब कर लिया, अब बड़ा होने के बाद बच्चा उसकी बात ही नहीं मानेगा, उसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं तो क्या कर सकता हूँ कि जो मैंने इसके पिछले 15 साल या 5 साल का है तो 5 साल, 10 साल का है तो 10 साल, जो मैंने पिछले एक्सप्लेन किए हैं, इन बातों में से अगर एक लाइन भी गलत है तो मैं आगे एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा। अपने पैसे लो और जाओ, 20,000 छोड़ के बाकी सारा पैसा मान लो रिश्ता खराब हो गया, फिर भी ऐसे पेरेंट्स दुखी हैं और आपके पास आए, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि कैसे फिर सुधारा जाए? देखो आमतौर पे जो रिश्ता खराब हो गया है, अगर वो माँ बाप ऐसा मान चुके हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बच्चों की उम्र 14 साल से ऊपर हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि माँ बाप मतलब जब थकता है ना, 14 साल के बाद ही थकता है कि जाओ तुम्हें जो मानते तो हो नहीं हो तुम। उस केस में बच्चा खुद समझने के लिए तैयार है, इसका मतलब फिर बच्चे की भी करूंगा साथ में काउंसलिंग। बच्चा तो ऐसे बच्चे आपके पास आए होंगे जो पेरेंट्स को जाने तो भाड़ में, और बच्चा को आपने बताया और बच्चा करना शुरू कर दिया? खुद ही कर देते हैं। ऐसे कितने बच्चे आपके पास है कि बच्चे ही आपका बात माने और पेरेंट्स को तो बहुत बात समझ में भी नहीं आता है, और बच्चे को मजा आ रहा है? माँ बाप जो यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि देखो 2 चीजें मैंने रखी हुई हैं इसमें ना, कि 1.5 लाख रुपया आमतौर पे माँ बाप ना कैलकुलेशन करता है, 2-3 कैलकुलेशन करता है। एक तो ये कि यार मेरे से ज्यादा ये बच्चे के बारे में कैसे बता देगा, ठीक, ये कैसे जानता है, वही फंस जाते हैं। ठीक है। दूसरा ज्ञान उनका आड़े आता है कि 1.5 लाख इतने ज्यादा फीस है। अगर पेरेंट्स को ये सब पता था तो क्या आपको ये पता है कि खोपड़ी में 8 लोब होता है और यहाँ एनर्जी नहीं, मैं आपको और इससे आगे बताता हूँ। जैसे माँ बाप ये कैलकुलेशन नहीं करता है, किसी का बच्चा मान लो 10वीं में है, 1 साल में ना नॉर्मल फीस है 1 लाख रुपया बच्चे पे पढ़ाई हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल 10वीं तक 13 साल पढ़ा। छोटे शहर में भी है इतना? छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े बाकी तो बड़ी नहीं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। नर्सरी, LKG, UKG ये 3 साल, फिर पहली आती है, यानी कि 10वीं तक वो 13 साल स्कूल में गया बच्चा। 13 से 15 लाख रुपया उसका 10वीं तक लग जाता है। बिल्कुल। 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी माँ बाप को क्या टेंशन रहती है कि अब क्या करें, आउटपुट सेटिस्फैक्टरी नहीं, अब क्या करें, मतलब तब भी सवाल है। तो स्कूल वालों ने 15 लाख नाली में डाल दिया। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 साल की उम्र में ले आओ, तो आपके बच्चे को 8 साल की उम्र तक तो जिंदगी में पता चल जाएगा करना क्या है। अब बच्चे को आपको ये बात ही पता चली जब आपका बच्चा 8 साल का या 18 साल का हो गया है, तो जो खराब हो चुका वो बता दूंगा, आगे कम से कम नहीं होगा खराब।
आगे का रास्ता सही मैं कौन सा ये वो बता जानना दूंगा। चाह रहा हूँ कि ऐसे कितने बच्चे पेरेंट्स आपके पास आए कि रिश्ता खराब हो चुका और फिर बच्चों को आपने बताया और फिर वो सेट हो गया देखो मेरा जिंदगी? मेरा जो अभी तक का जो टोटल जो बच्चे जो मेरी फ्रेंचाइजी थी, 65 फ्रेंचाइजी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जब मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया तो मैंने वो बंद कर दी थी। उन फ्रेंचाइजीज़ का और मेरा टोटल मिला के आज करीब करीब 19,000 बच्चा टोटल हमने एनालाइज किया है अब तक। उसमें से 2-4 हज़ार बच्चा तो मैंने भी किया ही होगा, मतलब उसमें से ज़्यादा ही किया है मैंने, तो रिसर्च पर्पज़ से तो और ज़्यादा किया था शुरुआत में ही। पहला 10,000 बच्चा तो हमने इसी काम पे लिया था, सिर्फ रिसर्च पर्पज़ से ही लिया था, जिसमें मेरी एक्यूरेसी 100% थी। और उसमें से करीब करीब ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 10-12% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो खुद आए मेरे पास, माँ बाप को वही लेकर के आए और जिन्होंने अपने जीवन में उस रास्ते को अपनाया, एंड नाउ दे आर मोर देन हैप्पी। अभी तालकटोरा में तो एक लड़की, तो हमने दिखाया भी था कि माँ बाप ने कॉमर्स उसको दिला रखी थी, एंड नाउ शी राइट्स नेम आर्टिस्ट विद हर नेम। तो अब उसकी एक एक पेंटिंग 35,000, 50,000, 60, वो तो आपने देखी भी होगी वहाँ पे लगा रखा था। अब सोचो एक बच्चा अगर मेहनत करके अपना मस्ती में है वो पूरा दिन, और उससे जो बन रहा है, जो उसकी पेंटिंग बनी है, वो अपनी पेंटिंग की कीमत 1 लाख लगा के बेच रही है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मेरा 9वीं क्लास का बच्चा था, उसकी एक पेंटिंग 1 लाख रुपए में बिकी थी। ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिसने 7-10वीं तक जो आज तक बनाया था, वैसे ही शौक में उसी से उसने 8-10 लाख रुपया कमा के अपनी मेयो कॉलेज जो अजमेर में है उसकी फ़ीस भर ली थी। ढेर सारे बच्चे, मतलब मैं आई कांट रिमेंबर, अगर मुझे आप पहले बताते तो मैं अपनी लिस्ट में से उनके वो एग्जैक्ट नंबर बता देता कि 750 हैं कि 270 हैं कि 105 है कि 10 हैं, कि भाई कितने लोग ऐसे आए। बट देर आर नंबर, जो बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी, मतलब बच्चों की ज़िंदगी जिन्होंने अपने आप को पलट लिया। पर मेरे सामने आज तक एक भी माँ बाप ऐसा नहीं आया है जिसने मेरी बात मानी हो और उसने मुझे ये कहा हो कि भाई आपने जो कहा था वो गलत था। बल्कि कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं जब माँ बाप की काउंसलिंग करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको और माँ बाप को उसकी रिकॉर्डिंग देता हूँ। तो जब पेरेंट्स उसको सुनना चाहते हैं दोबारा से या नहीं सुनते हैं, मान लो घर गए और ठीक है भाई हमने तो काउंसलिंग करानी थी, हो गई बात खत्म, नहीं कुछ नहीं किया, मान लो 3 साल बाद उनको कोई दिक्कत आई अपने बच्चे को लेकर के, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि बलारा जी ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको ये बोलूँगा आपने वो ऑडियो सुनी दोबारा? बोलेंगे नहीं। मैं कहा एक बार वो सुनो और देखो आज वाली प्रॉब्लम के बारे में मैंने बोला हुआ है क्या। तो वो जब उस ऑडियो को सुन रहे हैं तो उनका दोबारा कॉल आता है, मिल गया जी सोल्यूशन, आपने उसी टाइम बता रखा है। मीन्स आई नो कि इस बच्चे के साथ और इस पेरेंट्स के साथ आपस में इनका क्या प्रॉब्लम आएगा, तो वो सोल्यूशन मैं उनको पहले से ही दे देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये करना है। और जब उनको सोल्यूशन मिल ही गया है फिर ज़रूरत क्या है, तब उनको रियलाइज़ होता है। कई बार कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे काम करना काउंसलिंग के 3 साल बाद शुरू किया, कई बार 5 साल बाद शुरू किया, कई लोगों ने यहाँ जाते ही शुरू कर दिया, और जिसने जाते ही शुरू कर दिया 6 महीने में उनके बच्चों के अंदर दिन रात का अंतर अभी पता चल गया ना कि किधर किस डायरेक्शन में जाना है। मेरी जो धर्मपत्नी है वो NLP पे काम करती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे, अबैकस पे, विजुअलाइजेशन, मेमोरी पे। तो मैंने कुछ बच्चों को रेफ़र किया कि वहाँ एक बार डाल के देखो। अब मेरे उसके पास आने वाला 3री क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहा है वहाँ पे अपने स्कूल में, और वो हैरान है कि ये कैसे कर रहा है। इसके अंदर ही नेचुरल टैलेंट था, हमने सिर्फ उसको बाहर निकाला, बस खाली माहौल स्कूल दिया। का भी कर रहा है और अपने मनपसंद का काम भी कर रहा है, खुश भी स्कूल है। का तो कुछ काम ही नहीं उसके सामने। स्कूल का तो जहाँ बाकी बच्चे आधा घंटा लगाते हैं उसको मतलब 2 मिनट लगते हैं करने में, स्कूल वाला तो कोई काम ही नहीं है यार। एक बच्चा जो 75 सवाल 3 मिनट में करता हो, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल के 20 सवाल क्या मायने रखते होते हैं। मिनट 2 मिनट का काम होता है, हो गया, ऐसा होता है। तो बच्चे को मज़ा आता है करने में जब वो वही काम करता है जिसके लिए बना है। और अभी तक बहुत पेरेंट आए हैं जो इस मिशन पे आगे बढ़े। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये, जैसे कि आपने ये डिस्कस किया ना कि बच्चों के लोब में जो एनर्जी पुंज है, न्यूरॉन्स है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, पर ऐसा तो अभी कोई एजुकेशन सिस्टम दिख नहीं रहा है कि बच्चों के हिसाब से काम हो। वो तो स्कूल में जो स्ट्रक्चर है
सब जगह धड़ल्ले से वही पढ़ाया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हम, मेरे पास 8-10 बच्चे हैं जो मुझे मानते हैं, मैंने बोल दिया स्कूल नहीं भेजना है, वो नहीं भेज रहे हैं, तो नहीं भेज रहे हैं और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अभी सामने अमित हैं, इनके भी बच्चे हैं, तो अभी स्कूल नहीं भेजेंगे, तो आप भी कहते हैं कि नहीं भेजो क्योंकि उस सिस्टम में कुछ है ही नहीं, तो करें क्या? चलो नहीं भेज रहे हैं, 10 बच्चे हैं हमारे पास नहीं भेज रहे हैं, हम उनको क्या पढ़ाएं अभी? अब देखो राजू भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि स्कूल मत भेजो, मैंने कभी भी नहीं कहा आज तक। बड़े क्लास को जिस तरह से कुरीति चल रहा है, मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा, और ना ही आपको कहना चाहिए। कभी किसी माँ बाप को ये मत कहो कि तुम स्कूल मत भेजो। माँ बाप को केवल बताओ कि जिस स्कूल में भेज रहे हो उसमें ये कचरा चल रहा है। हाँ, उसके बाद भी भेजते रहे तो भेजे, ना भेजे तो ना भेजे। मैं तो पर्सनली नहीं भेजा, जब से जाना मैं नहीं भेजा। आपने नहीं भेजा, ठीक है। हाँ। मतलब मैं अगले को भी मत भेजो, किसी को मत बोलो। आप अपनी बता सकते हो कि मैंने नहीं भेजा। अगले को मत बोलो कि तुम मत भेजो, क्योंकि उस बंदे को यह भी पता होना जरूरी है कि नहीं भेजना तो क्या करना है। हाँ, आपने एक बड़ी गलती कर दी कि उनको स्कूल भेजना से बंद कर दिया और घर पे ट्यूशन चालू कर दिया। उससे भी ज्यादा कचरा हो गया वो, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ रहा है तो रट्टे ही वहां मार रहा था, रट्टे ही वहां मार रहा है। फर्क क्या हुआ भाई? साथ में वो कर रहे हैं ना थोड़ा सा, जो ठीक है, बोलते हैं ना अब आप को करिकुलर एक्टिविटीज अगर वो बच्चा कर रहा है साथ में, तो वो किस हिसाब से कर रहा है? देखो क्या होता है, माँ बाप, बच्चा, टीचर, ये एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पे बैठे हैं। इनमें से एक भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मतलब गाइड नहीं होगा, टीचर की जगह फैसिलिटेटर नहीं होगा, टीचर माँ बाप नहीं होंगे या बच्चा नहीं होगा, माँ बाप की जगह किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। माँ बाप की भी स्पेस, वो जो उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी। अच्छा, एक जो संदर्भ में थोड़ा सा रुकूंगा, ये जो संदर्भ था ना कि नहीं भेजना है, नहीं भेजना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चल रहा था स्कूल में ये लगाने का, तो मरने से बचने के लिए हम रोक रहे थे, क्योंकि बच्चा रहे, वो ठीक है, वो ठीक है, वही एंगल था, वो भी ठीक है। हाँ। नहीं देखो, बाकी सारे एंगल भी ठीक है, ये नहीं भेज रहे वो भी ठीक है, पर आप ये देखो कि सोशलाइज कब हो रहा है? वो नहीं हो रहा। फिर आदमी सामाजिक प्राणी है। आदमी अगर अपनी उम्र के लोगों के बीच नहीं रहेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। स्कूल का एक बड़ा काम है उसको अपनी उम्र के बच्चों के बीच में रख के उसको ग्रो कराने में हेल्प करना, उसको डिसीजन मेकिंग में मदद करना। तो भले ही सरकारी स्कूल में भेज दो, भले ही किसी भी ऐसी जगह भेज दो जहां 20-50 बच्चे इकट्ठे खेलते हों, लड़ते हों, रूठते हों, मनाते हों, वो प्रोसेस में शामिल होना बड़ा जरूरी है। पर अभी तो ये जो दौर चल रहा है ना मारधाड़ एक्शन से भरपूर, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में बच्चों से पूछते रहता हूँ, आया था क्या देने के लिए? बोलता हाँ देखे क्या। तो एक बच्ची बोलती कि हमने नहीं लिया अंकल, आपने बोला था, याद था मुझे। हाँ। तुमने नहीं लिया, अपने दोस्तों को नहीं बचाया, लड़ना चाहिए, तो कुछ नहीं बोल पाई। नहीं तो बोल अभी कुछ मुझे लगता है 1-2 साल कुछ चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 20-50 पेरेंट मिलके अपना एक स्कूल खोलें। अब जो जैसे मैंने बोला था कि जिसको मेरे से काउंसलिंग करानी है वो मेरे से करा ले, जिसके पास पैसे हैं और जिसको रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए। जो रेडीमेड सोल्यूशन नहीं चाहिए और जो खुद सीखना चाहता है, पहले वो ट्रेनिंग 10.5 लाख रुपए लेता था मैं, जब मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल था सिखाने का। अब मैंने वो पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। आपके प्लेलिस्ट में एक मेरी, हाँ, मेरे नीडर इंडिया चैनल के प्लेलिस्ट में टीचर बेसिक ट्रेनिंग, टीचिंग, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, 11 घंटे का एक वीडियो, 11 घंटे का एक वीडियो, 11.25 घंटे का, 10 घंटे 50 मिनट के आसपास का। उसको आप अगर कर लेते हो तो आपको अपने बच्चे के बारे में ज्यादातर चीजें पता चल जाएगा। मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा बच्चा कैसा है, किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में है, और क्या करना चाहिए था बचपन में। जो सर ने मैं बहुत रोया हूँ वीडियो देख करके कि मैंने बहुत गलती की है यार, क्या सी मैं पहले देखा होता तो वो सब गलती में करता नहीं। और जलते बोलते ना रिश्ता खराब हो जाना, वो हो चुका है, लेकिन अब शायद और बच्चों का बच जाए तो भी सही मोड़ पे हैं कि अभी से सुधरना, अभी सुधर जा, सुधरना, मैं सुधरना, बच्चे सही हैं, हमें नहीं पता है कुछ, हमें नहीं पता है कुछ, तो थोड़ा सा बदलाव है, जो बदलाव हो सकता है। बहुत लोग जब सेमिनार से जाते हैं बताते हैं कि हम घर जाके खूब रोए, बच्चों को गले लग के हमने उनसे माफ़ी मांगी कि हमसे बड़ी गलती हो रखी है। बड़े इमोशनल पार्ट आते हैं जब लोगों को समझ में आता है कि कितनी बड़ी भारी गलती कर रहे हैं वो माँ बाप अपनी परवरिश में, और स्कूल में कितना किलिंग वाला काम चल रहा है उनके साथ में। तो माँ बाप को, हर एक माँ बाप को, माँ को भी और बाप को भी, दोनों को वो ट्रेनिंग आनी चाहिए।
मतलब वो इतना मास्टरपीस चीज़ है। मुझे भी नहीं पता परमात्मा ने वो मेरी ज़बान से कैसे कहलवाया उस दौर में। 2017-18 की बात है वो, मतलब आज से समझो 8 साल पहले मैं उन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके और मैं लगातार बोले ही जा रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। आप देख रहे हो मैं चल रहा हूँ उस एरिया में और बोल रहा हूँ और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके डिटेल में बता रहा हूँ। आई डोंट नो वो कैसे हुआ। बाद में नहीं बोल पाया मैं वैसा, मतलब मैं आपको बताऊं उसके बाद मैंने ट्रेनिंग करने की कोशिश की, पर मैं वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया जो मैंने वो करी। तो इसलिए मैंने उसको संभाल के रखा और पब्लिक को दिया कि ये कर लो तुम। और उसको मैं एक और बताता हूँ उस ट्रेनिंग की खासियत। अभी आपने कितनी बार सुना उसको? एक बार मैं पूरा सुन चुका हूँ। एक बार सुना है, अब उसको लिख रहे हो आप। अब दोबारा से सुनूंगा तो लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरा एक बार समझना चाह रहा था कि क्या है। अब समझ गए वो मुझे अब आप, अरे नहीं आया, मैं यही बता रहा हूँ। हाँ, अभी उसको लिखोगे कुछ और समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसको तीसरी बार लिखोगे कुछ और समझ आएगा, जब चौथी बार करोगे कुछ और आएगा। मैं आपको ये मतलब उसको जितनी बार सुनोगे, मैं बुद्ध वाणी, महावीर वाणी और अष्टावक्र गीता ओशो जी के द्वारा बोला गया 150 एपिसोड है। हाँ, पेड वर्जन में हाँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उनको मैं 3-3 बार सुना हूँ, तीसरी बार चल रहा है। तो जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार हम बदल रहे हैं, तो थॉट भी बदल रहा है। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि आपका बस जब दूसरा बार देखूंगा ना कुछ और ही आएगा, तो अनुभव उसमें अलग चीजें समझ आएंगी। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि वो इतना मास्टरपीस बना, और जो माँ बाप समय लगा सकते हैं उसको सुनो, बल्कि सुनो क्या, उसको तो कर ही डालो। मतलब अच्छा, मैं ना, मुझे जो लोग जानते हैं मैं चैलेंज देता हूँ कि आप देखो 10 घंटा 11 घंटा का वीडियो देखने के बाद आपको अगर महसूस हो कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं 10,000 रुपया हारूंगा। मुझे मैसेज करना, मेल करना कि राजू ये क्या बकवास बता दिया और 11 घंटा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं कुछ 5 सवाल पूछूंगा कि आपने देखा है या नहीं देखा। इसे तो नहीं वहां रख दिया 11 घंटा पूरा कर दिया और 10,000 रुपया के लिए फोन नहीं आता है। मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और आपने जवाब दे दिया तो मैं 10,000 रुपया हारूंगा कि हाँ सच में आपका वो टाइम वेस्ट हो गया। मुझे लगता है कि फोन करके आप मुझे 10,000 दोगे अपने आप कि राजू ये तो जीवन चेंज वाला चीज था, मैं 10,000 रुपया कर रहा हूँ, फिर मैं स्कैनर भेज दूंगा। या तो आप भेजना स्कैनर या तो मैं भेजूंगा। आप देखना, मैं लिंक डाल दूंगा, देखना, फ्री में अवेलेबल है। जैसा कि सर बताते हैं कि भाई हमसे मिलने आओगे तो 1.5 लाख रुपया लेंगे। मैं देख रहा था गिफ्ट में चांदी का सिक्का मिलता है सर को, वो 1.5 लाख रुपया सिक्के के रूप में दिए हैं। तो आप सिक्का नहीं, 1 किलो चांदी है, 1 किलो चांदी हमारे को उसमें देखे। हमने तो वो जेएसएम में भी, मतलब अभी जेएसएम के काम में पीछे उसका पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने बोल दिया है कि भाई ये तुम उसको दे देना, उसका खर्चा चल रहा, खर्चा हो जाएगा। मेरे को तो क्या चांदी सोने में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ। वो खोपड़ी में चांदी सोना वाला एनर्जी पुंज है नहीं। इनको है कि एजुकेशन में ही करते रहने, करते उसमें मजा आता है। तो खोपड़ी में वो एनर्जी पुंज जिनको होगा वो संभाल कर रखेंगे सोना चांदी। सर के पास है ही नहीं वो, तो किसी को भी पास भी चले जाए। वो जो 1.5 लाख रुपया बोल रहे हैं ना, तो आपको महसूस होगा कि ऐसा नहीं कि हम लालची हैं, आपको ऐसा चीज मिलेगा। और ये पैसा सोसाइटी में सर की तरफ से मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे किसी ने आज तक नहीं बोला कि आपने पैसा ज्यादा लिया है, मतलब कभी भी नहीं बोला। एक पुलिस वाला आया था मेरे पास कभी किसी टाइम में, तब मेरी फीस 80,000 रुपये या 60 ऐसी कुछ होती थी, मतलब उस दौर में। तब मेरे पास आया था और 6 महीने के बाद उसने अपने बच्चे पे कोई काम किया नहीं। 6 महीने के बाद उसने मुझे मैसेज किया, बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैंने कहा तब तो आप फीडबैक फॉर्म में लिख कर गए थे कि अच्छा है और बहुत चीज़ें समझ आ गई, अब मैं करूँगा। तो मुझे लगता है आपके पास समय नहीं रहा होगा इस दौरान। भाभी जी से मेरी बात कराओ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो कभी घर में आते ही रात को लेट हैं तो टाइम लगाते ही नहीं बच्चे के ऊपर, तो बच्चा तब तक बड़ा हो गया। तब उनको लगा कि पैसे मांग लेता हूँ, कम से कम पैसा तो आएगा वापस। पुलिस वाला तो था ही। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ, मैंने उसको पैसा वापस कर दिया। तो लगभग 1 साल बाद उसका फिर से फ़ोन आया, साल नहीं शायद 6-7 महीने बाद ही आ गया कि डॉक्टर साहब आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैंने और वो आपका वाला दिया हुआ पैसा मैंने और काउंसलरों के ऊपर लगाया, दूसरे लोगों को दिया कि मैं किसी और काउंसलर से बात करता हूँ, पर नहीं किसी को समझ नहीं आया, आप ही से करानी है काउंसलिंग। अब समय मिल गया होगा उनको थोड़ा सा। तो हाँ, तो मैंने बोला कि करानी है। तो तब मेरी फीस 1,20,000 हो चुकी थी जब उसका दोबारा फ़ोन आया। तो मैंने उसे बोला भाई जी अब तो फीस 1,20,000 हो चुकी है। बोला मैं 1,20 दूंगा। तब उसने बोला, मैंने कहा आपका 1,20 नहीं लगेगा,
आपके 240 लगेंगे हम्म। अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये वो अगर वेस्टेज थी, वो जो बेइज्जती आप करके गए, ये लिख कर, ये कह करके कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने नहीं किया था, तो आपका उसका हर्जाना देना पड़ेगा 1,20,000। 1,20,000 मेरी फीस है, 1,20 हर्जाना है, वो मैं समाज पे लगाऊंगा। तो उसने कहा कि उसने फ़ीस दी मुझे, 240 दिया, मुझे याद है, 240 दे के आया यहाँ, यहीं पे वो आया, बैठा, मैंने पेन ड्राइव लाए, वो नीचे से गाड़ी से पेन ड्राइव लाया निकाल के, मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कर रखी थी, वो तो पहली बार में ऑडियो नहीं लेके गया था वो रिकॉर्डिंग, जब वो दूसरी बार में आया, मैंने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें डाल के उसको दे दिया। मैं कहा ये सुन लो, काउंसलिंग इसको सुन लो, हाँ। इसमें अगर आज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो दोबारा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो लेके गया, वापस नहीं आया वापस। उसको पता लग गया। मैं ये इसलिए केस बता रहा हूँ कि किसी को आज तक ये लगा ही नहीं कि ये चीज़ ऐसी है, और इसीलिए मैं सबको ऑफर करता हूँ माँ बाप को कि अपॉइंटमेंट की फ़ीस लूँगा एडवांस में, यदि आपको लगे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फीडबैक फॉर्म में लिखो और 20,000 छोड़कर बाकी पैसा वापस ले जाओ, जाते टाइम ही ले जाओ, मतलब काउंसलिंग के बाद। पैसे के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा असली का, मेरा तो क्या है, मेरी तो ज़्यादातर कमाई मतलब मेरा तो सारा जीवन जो है वो यदि मेरा जीवन देखोगे बहुत सिंपल सा जीवन है, मैं कोई ज़्यादा हाई फाई तरीके से जीता नहीं हूँ, और जबकि मैं जी सकता हूँ, आई डोंट नीड एनी वन बेसिकली। अगर देखा जाए ना, तो मेरे पास लंबी लिस्ट है जो वेटिंग में है अपॉइंटमेंट के लिए, पर मैंने लिमिट रखी है। मैंने परमात्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं इस विद्या से अपने लिए कभी प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, दुकान कुछ भी नहीं खरीदूंगा। अभी रेंट पे ही है? ये रेंट पे ही हूँ, तो मतलब मैं कभी कुछ नहीं खरीदूंगा। बस मेरी ज़बान से किसी बच्चे का गलत दिशा में ना बता दो, बस इतना सा आशीर्वाद बनाए रखना कि बच्चे को गलत दिशा ना दी जाए किसी को। तो उसका ये बेनिफिट हो रहा है कि मेरी ज़बान से जो निकल गया, यदि वो सत्य नहीं है तो सत्य हो जाता है। मतलब ये इतना बड़ा मतलब प्रताप है इस तप का, इस तपस्या का, जो मैंने कि इस पैसे को, धन दौलत को छोड़ा है, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो मेरी ज़बान से निकल रहा है उस बच्चे के बारे में वही सत्य है। मतलब आज तक नहीं था ना, आगे माँ बाप देखेगा वही सत्य मिलेगा उसे। तो मतलब वो एक बड़ी चीज़, मतलब मैं परमात्मा की कृपा इस पे मानता हूँ कि आप लोग भी उस ट्रेनिंग को करोगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे परमात्मा की कृपा आपके घर बरस रही है। इतनी अल्टीमेट चीज़ है वो, तो करना चाहिए। मुझे लगता है माँ बाप को इतना तो सीखना ही चाहिए कि अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। देखो माँ बाप सब कुछ करना चाहता है, उसे पता ही नहीं है करें क्या। उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसे मालूम ही नहीं है। वो स्कूल में मास्टर जी के पास भेज करके बोल देता है जी आपको पैसा दे दिया है, आपको फीस दे दी है, आप जानो और ये बच्चा जाने। ऐसे थोड़ी होता है। आपका मैं एक सुन रहा था कि एक फैक्ट्री है, 3-4 मालिक थे और खुश नहीं थे ज़िंदगी में, कि बोल रहे हैं आपको डॉक्टर साहब सब कुछ है, अरबों खरबों का तो चल रहा है सब कुछ, लेकिन कि जो है कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपने बोला कि कुछ लिखो हाँ, पर्सनल लिखो। वो तो हमारे वो क्या था कहानी? हाँ, एक मिनिस्टर का ही रिश्तेदार था, नाम तो नहीं ले सकता मैं। तो वो बता रहा था कि 60 साल हो गई है उम्र, बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, ये नहीं पता कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, डेली का कितने लाखों का खर्चा है, कुछ भी नहीं पता है, पर ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं आ रहा है। जो चेहरे पर आपके सुकून है, जो शांति है, जो मज़ा है, जो फील है ना जो चेहरे पे, अगर वो नहीं, मतलब जैसे मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, मुझे कुछ हासिल नहीं करना, किसी को साबित नहीं करना, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी से बेइज्जती नहीं फील करता, मैं किसी से इज्जत फील नहीं करता, मेरे को कोई लेना देना नहीं। दुनिया में कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने काम में मस्त कर रहे हैं पूरा दिन। अभी आप देखोगे मेरी गाड़ी दिन में मिनिमम 400 किलोमीटर और कभी कभी 700 किलोमीटर डेली का पर डे चलता है, रन करता है, क्योंकि अपना यहाँ से महेंद्रगढ़ वगैरह का जो इलाका है वो 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जब किसी गांव में जाना पड़ जाए तो नॉर्मल है। मतलब इतना डेली, मतलब मैं अप डाउन जैसा कर देता हूँ वो चलना। फिर कहीं भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, पूरा भारत भ्रमण कर लिया हमने, मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह। तो इतना सब करने के बावजूद भी ये नहीं है कि उसके किए हुए का फल मुझे चाहिए। वो केवल तब पॉसिबल है जब आप अंदर से खुश होते हैं। जब बच्चा आपका अंदर से खुश होगा ना तो उसे पता चलेगा कि भाई 400 ग्राम से ऊपर आप अनाज नहीं खा सकते,
5 मीटर से ऊपर का कपड़ा आपके लिए वेस्टेज है, 5 मीटर से ऊपर का कपड़ा वेस्टेज है, आपको अगले 5 मीटर ही चाहिए, मतलब दूसरा कपड़ा उसके लिए, ठीक है। सोने के लिए आपको 6x3 की ही जगह चाहिए, इससे ज़्यादा की जगह में आपके लिए वेस्टेज है, बिल्कुल ठीक है ना। बाकी तो कितना ही अंपायर कर लो, मतलब नहीं, तो आपने फिर रहना उनको आपने क्या बताया जो फैक्ट्री के ओनर थे, और वो ये तो बच्चों का बात हुआ, अब बड़ों का बात हो रहा है कि हम कितना भी धुन के कमा लें और चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा बरस रहा है, पर अंदर से खुश नहीं है। तो सर ने उनको क्या बताया और कैसे जैसे क्या वो हुआ? बेटी है ना, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था बेटी के बारे में, वो 3-4 लैंग्वेज सीख रही है, तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसको आपको किताब देनी चाहिए रेगुलरली, वो नॉवल लेके आएगी अपने आप, नॉवल पढ़ेगी, वो पक्का पढ़ती है? हाँ, पक्का पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वो नॉवल पढ़ रही है और वो कुछ लिखेगी भी, पक्का डायरी भी लिखेगी, लिखती है, हाँ। वो मतलब कन्फर्म है, वो बनी ही उस चीज़ के लिए है कि पहाड़ पे कहीं सुकून, आप उसको किसी ट्रेनिंग में लेके आओगे ना, उस जगह पे जाकर वो वापस आने का मन ही नहीं करेगा उसका, जो अपने वाली ट्रेनिंग में होती है। वो कहेगी मुझे यहीं बैठ के लिखना है, यहीं बैठ के पढ़ना है। तो बोलो अपनी किताब ले ले, तू चल देख तेरे को क्या दिखा के लाते हैं। वो जाते ही मतलब अपने आप पता चल जाएगा उसको, मेरे को यही करना है, यही करना है, वो फील हो जाएगा उसको। तो उसको जब मैंने बताया उसको कि मैंने कहा आपके पास पहाड़ में कोई जानकार है, उसने बोला कि मेरा फार्म हाउस, उसने बताया कसौली में से मैंने जगह ले रखी है। मैंने कहा एक काम करो आप, अब की बार आप फार्म हाउस पे 3 दिन के लिए मेरे कहने। अब वहाँ गए कैसे, कैसे समझे कि ये बताऊं उनको? वो तो अपनी रिपोर्ट होती है, उनका काउंसलिंग किया, उनका काउंसलिंग किया था वो, उनके बच्चों की थी। तो जब उनके बच्चों की करी तो उनको रियलाइज हुआ तो अरे मेरे को भी होना चाहिए, तो उन्होंने खुद की भी करवाई फिर, मतलब फिर मियाँ बीबी दोनों की करवाई। हरियाणा सरकार में उस टाइम जब नई नई खट्टर सरकार थी ना, कई मिनिस्टर्स थे अपने बच्चों को लेके आए थे मेरे पास, कई गवर्नर थे, फिर बॉलीवुड से बहुत सितारे थे, दुनिया के मतलब बड़े बड़े जुडिशरी में, पुलिस महकमे में, बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गज, जो इस बिजनेस का टॉप आदमी, मतलब वो इधर आया हुआ है मेरे पास, ऐसा नहीं है। और वो मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है अपने वहां पर इसी सिचुएशन को खड़ा करने के लिए। हाँ, वो फिर पैसा कमाना चाह रहे हैं ना। हाँ, नहीं पैसा नहीं, अल्टीमेट चीज आपके पास हो गई ना, लास्ट चीज। मान लो आपने अपने परिवार के सब लोगों को वो ट्रेनिंग करवा दी ना, मैं गारंटी देता हूं घर के 4 लोगों ने अगर वो ट्रेनिंग कर ली, वो चारों लड़ना बंद कर देंगे। अगर 5 लोग घर में हैं और मान लो 10 लोग घर में हैं, उनमें से 6 ने ट्रेनिंग कर ली, तो 6 लोग लड़ना बंद कर देंगे। मैं बता 6 लोग खुश रहना चालू हो जाएंगे। अपना पर्सनल बता देता हूँ। हाँ, 2 फ्लैट है मेरे पास, एक ही घर में रहते थे, रोज झगड़ा होता था। मैं भाग गया, मैं नीचे रहता हूँ क्योंकि मैं ही झगड़ा करता था। बोला मैं ही कला का जड़ हूँ, मैं ही भागता हूँ नीचे सोता हूँ। बोला मैं रहूंगा तो झगड़ा होगा, भागो। और ये परिवर्तन आपके वीडियो देखने के बाद आया। नहीं, अभी तो आप भागे। हाँ। जब आप इस चीज को समझ जाओगे तब आपको चुप रहना आ जाएगा, तब आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, तब आपके शब्द बदल जाएंगे, तब आपका बिहेवियर बदल जाएगा, तब आपको अंदर से खुशी आएगी, तब आप अपने आप माहौल को बदल दोगे, तब पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। आप देखोगे ना, आप मेरे घर में जब आप आओगे, मेरे घर में एक अजीब सी पॉजिटिविटी है। मतलब यहाँ आके सामान बिखरा पड़ा है, हाँ। लेकिन यहाँ आकर जाने का जी किसी का नहीं करता। उनको लगता है ये रीज़न क्या है कि जब आप सामने वाले को समझते हो ना, तो एक अलग सा एनर्जी फ्लो चालू हो जाता है उस एरिया के अंदर। तो जब आपके घर में वो हो जाए, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप पैसा कमाते हो दुनिया से अप्रूवल लेने के लिए, दुनिया से सर्टिफिकेट लेने के लिए और अपनी खुशी के लिए। खुश आपने होना है काम से, और अप्रूवल आपको जो ये नहीं जब आपको पता चल गया मुझे यही करना है, बात ही खत्म। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, दुनिया को थोड़ी पता है कि आपको क्या चाहिए या आप कौन हो, क्या हो। बिल्कुल। और आप ही को पता नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उसे बताया बंदे को, तो मैंने उसे बोला कि आप 3 दिन के लिए चले जाओ और पहाड़ों पे जाओ और लिखो। बोला लिखता तो मैं पूरा दिन। अरे भाई तुम खाते लिखते हो यार, कितने लाख कमा लिए, कितने खर्च कर दिए, ये नहीं तो क्या लिखना है। मैंने कहा ऐसे ही बैठे हो, कुछ भी मन में आ रहा है वो लिखना है, लिख दो जो मन में आ रहा है। और उसने फिर फ़ोन किया मुझे 10 दिन के बाद, बोला मैं 3 दिन के लिए गया था, मैं तो अभी वहीं हूँ, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन मेरे को तो मजा आ रहा है। बिजनेसमैन 10 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। बोला मजा आ रहा है। अब वो असली में पैसा छाप रहे हैं अपने लिए। अभी तो दूसरों के लिए छाप रहे थे, अब अपने लिए छपाई कर रहे हैं 10 दिन। पैसा नहीं, धन। हाँ, धन, असली धन। जो आत्मा से कनेक्शन, वो पीके का मन का जो खो जाता है ना, उनको वो मन का मिल रहा है कि मेरा मन का कहीं खो गया था, अब मेरे को वो मन का मिल गया वो 10 दिन में। अभी भी बात होती होगी उनसे?
रेगुलरली वो जो आ जाता है वो हमारी फैमिली का मेंबर बन जाता है। वो भले ही दुनिया के लिए कुछ ना करे, लेकिन उनको जब भी फैमिली के किसी इशू पर बात करनी है, अब तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, रिश्ता करना है तो मेरे से पूछते हैं कि यार इसके लिए लड़की ये ढूंढी है, इसकी भी काउंसलिंग करके चेक करके देखो इसके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी बनती है, फिर ये करियर चूज करना है, ये करें कि ना करें। तो नाउ लाइक फैमिली, कभी भी आ जाते हैं, कभी भी बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं लंबी, और बताते हैं वो अपने जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको बिजनेस बनाना नहीं था, इसलिए मैं कभी उनके रिव्यूज या उनके मैं वो नहीं कभी देता, कभी भी। मैं आपसे कोई ईमेल आईडी पूछूं कि इस पे हमारे दर्शक जो व्यूअर्स हमें चाहते हैं आपको कांटेक्ट करें, फोन पे तो आप बिजी रहते हैं, लेकिन ईमेल आईडी कोई ऐसा हो जिसको हम डिस्प्ले कर सकें। व्हाट्सएप नंबर तो है 951817, इस पे व्हाट्सएप करके बच्चों के लिए जो भी जानकारी लेना और खुद चाहते के हैं लिए हाँ करना चाहिए। मेल आईडी yashdkbalhara@gmail.com। तो बच्चों के लिए और खुद के लिए जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। वो पीके का मन का खो गया है सबका, हमने हाँ हमारी वो मन का चाहिए सबको। हाँ। और गांव से भाग करके सब लोग चल रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए। हमारी एक किताब है उलगुलान, इसको भी मतलब आप रिकमेंड कर सकते हैं कि अपने गांव को समझने के लिए ये जो किताब है ना, ये बहुत यूनिक सी किताब हमने बनाई है। बहुत थोड़े से मतलब जिसको पढ़ने का शौक नहीं है ना, उसको भी मजा आता है इसको पढ़ना। आपने पढ़ी है? मैं पढ़ा था, जो गांव का बात इसमें लिखा है ना, मेरे तो आंसू छलक गए, क्योंकि गांव पहुंच गया और मतलब हृदय पूर्वक इनको पढ़ना पड़ेगा। दिमाग पढ़ लगा करके मतलब हवा में एकदम बिजी हैं तो मजा नहीं है। जब दिमाग लगा दिल से पढ़ेंगे नहीं, ना, इसको पढ़ेंगे मजा आएगा। और ये बड़ी काम की चीज है, अलग चीज, बहुत बढ़िया किताब है। और अभी हम बहुत सिंप्लीफाई करके रुपए वाली किताब को भी लिख रहे हैं। आने वाले समय में नया जो ये आप स्वदेशीहट.com पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर। होना चाहिए एक अस्त्र शस्त्र जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज हैं, आपके हाथ में होना चाहिए। एक आप लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। तो जितना तरह का कुरीति आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ समाधान है। तो जरूर ये किताब आपके पास होना चाहिए। तो थैंक यू सर। जो लोग भी मिलना चाहेंगे, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे, तो ईमेल आईडी और मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी अपनी ट्रेनिंग हो रही है 10, 11, 12 सितंबर 2026 में जुलाना के अग्रसेन धर्मशाला, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है जुलाना में, वहाँ हो रही है 10, 11, 12 सितंबर। हाँ, उसमें 10 और 11 तारीख को तो लोन वाले मसले पर चर्चा होगी, 11 तारीख को दोपहर तक, और दोपहर बाद हम लोग फिर व्यवस्था परिवर्तन पर बात करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू जी, नमस्ते।